गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के 5 जो वंश पढ़ाने हैं, जिसमें आपको पहले हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में, फिर हमने पढ़ा खिलजी वंश के बारे में, और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है तुगलक वंश के बारे में। इसके बाद आपका सैयद वंश आ जाएगा, फिर आपका लोधी वंश आ जाएगा, उसके बाद बाबर का हमला 1526 में ये सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें मुग़ल वंश स्टार्ट करना होगा। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि इस वंश का संस्थापक कौन, अंतिम शासक कौन, और जितने राजा हुए हैं उसमें से प्रमुख कौन है और उसने क्या क्या काम किए, ये आपने जानना है। आइए शुरू करते हैं तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले जो खिलजी वंश हमने पढ़ा, उसका अंतिम शासक जो खुसरो शाह था, खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दी, गाजी तुगलक ने कर दी। गाजी तुगलक ही क्या, ग्यासुद्दीन तुगलक कहलाएगा। कहते हैं सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी और स्वयं क्या है, राज सिंहासन पर बैठ गया। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन भी मिल जाएगा कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, आप बताना। खुसरो शाह था। उसकी हत्या किसने कर दी, गाजी तुगलक ने कर दी। गाजी तुगलक ने उसकी हत्या करके खुद राजा बन गया और तुगलक वंश की वहाँ पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। ठीक है जी, तुर्कों में से जो तुर्क थे ना, वो क्या थे, अंतिम वही थे। ठीक है, जो तुर्क शासक जितने हुए, जैसे आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश और आपका ये वाला जो तुगलक वंश, ये तुर्क थे। इसके बाद में अलग हो जाएंगे, जो आपका खिजर खां आएगा, सैयद वंश है, तब मैं वहाँ पढ़ाऊंगी। तो तुर्क का जो अंतिम वंश है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए, ग्यासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और उसका भतीजा कौन, फिरोज शाह तुगलक। मतलब 9 शासक हुए हैं इसमें तुगलक वंश में। तो 9 में से आपको 3 के बारे में बहुत डिटेल में जानना है। ठीक है जी, 9 में से 3 को बहुत डिटेल में जानेंगे, बाकी का सिर्फ नाम याद रखेंगे, किसके बाद कौन बना था, बस उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी को ना इजी बनाना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। एक मैप तैयार करना है कि ये वंश संस्थापक, ये टाइम पीरियड, ये लोकेशन, ये इससे पहले कौन था, इसके बाद कौन सा वंश आएगा, इस वंश में कितने शासक टोटल हुए, उसमें से हमें कितने पढ़ने, जिसमें से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक, गाजी तुगलक जो संस्थापक था, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा, और फिर फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसके भाई का बेटा। फिर बनता है तुगलक शाह, फिर तुगलक शाह सेकंड बोलते हैं इसको, अबू बकर और मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नुसरत शाह और नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये अंतिम है, और इसी के टाइम पे ही तैमूर लंग का क्या है, आक्रमण होता है। आगे पढ़ाऊंगी तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने 3 शासक जो मैंने रेड कलर में इसलिए किए कि हमें 3 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ग्यासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1325 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का शासक था, है ना, उसका टाइम पीरियड भी छोटा ही था, 1206 में ना, 1210 में वो ख़त्म हो गया। फिर आपका जो खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी 1290 में बनता है और 1296 में उसका ख़त्म हो जाता है। तो मतलब कि बहुत, मतलब कि आपने प्रथम वाले उनका टाइम पीरियड जरूर देखना कि छोटे छोटे टाइम पीरियड होते हैं, बाद में बीच वालों के टाइम पीरियड बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ये है वो ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 तक। ठीक है जी, 5 साल का।
शुरू करते हैं इसके बारे में कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएंगे, हमें तो एग्जाम क्लियर करना, हमें इनके खानदान से क्या लेना है। कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है जी। इसकी प्रारंभिक राजधानी बोल रही हूँ, नाम इसका गाजी मलिक था। ठीक है जी, क्या नाम था इसका? गाजी मलिक था। कहते हैं 1324 में, 20 में तो बना ही था, 25 तक टाइम पीरियड था, 24 की ये बात है। कहते सुल्तान ने मंगोलों को कड़ी पराजय दी थी। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने नहर बनवाना प्रारंभ किया था, वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों का जाल बिछा दिया और बहुत ज़्यादा लेवल पे नहरें बनानी शुरू कर दी, फिरोज शाह तुगलक। दोनों क्वेश्चन के शब्दों का हेर फेर है, समझ लेना। निर्माण कार्य नहरों का जो इसमें है दिल्ली सल्तनत में, इसने शुरू करवाया था। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अंततः इसे नहरों का जनक या पिता भी माना जाता है। ठीक है जी। सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जोना खां के नेतृत्व में, जोना खां यही मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना में किया था। गयासुद्दीन ने अपने बेटा, कोई बेटा बताता है, कोई दामाद बताता है, बड़ा इसमें चक्कर है, आप कंफ्यूज मत हो ना। आप ये याद रखो, जोना खां। जोना खां ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर रख दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोना खां ने तेलंगाना को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? क्या रख दिया? सुल्तानपुर। और जोना खां अभी शासक नहीं बना है, अभी वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। इस विजय के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। जब इसने ना ये तेलंगाना जीता था जोना खां ने, ठीक है जी, तो इसकी सारी तरफ वाह वाह होने लगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो ये गयासुद्दीन अपने आप को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो मैं भी कोई अभियान कर लेता हूँ, मैं भी कोई जगह जीत के आता हूँ। तो बंगाल की तरफ इसने मुंह उठा लिया, बंगाल जीतने चल पड़ा। किंतु बंगाल से इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना धन दौलत मिली, कुछ भी नहीं पड़ा, मुंह उठा के फिर इसको आना पड़ा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने, बंगाल से वापस आ रहा है, रास्ते में है, मेरे दिल्ली पहुंचने से तक दान में दी गई भूमि को क्या कर दो, उसका हिसाब तैयार रखे। और इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने एक सेंटेंस बोला था, कहते हजूर, हजूर दिल्ली दूर है, अंतः हजूर दिल्ली अभी दूर है। ये प्रसिद्ध कहावत है, वो है ना केदारनाथ पिक्चर में, है ना, वो आपने देखी है, उसमें भी क्या बोलता है वो सुशांत सिंह राजपूत, क्या बोलता है? हजूर अभी दिल्ली दूर है। मतलब सेंटेंस बोला जाता है। ये कब बोला गया था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसको, किसके लिए संदेश में? यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के। और इसका कहने का मतलब ये था कि संत महात्मा की वाणी है, वो ये कह रहे कि अभी दिल्ली दूर है, तेरे साथ होने क्या वाला है, तू देख जरा, अभी होता भी है इसके साथ। कहते मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका जो बेटा था, भतीजा था, दामाद जो भी था, हमें नहीं पता, कहते यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के लिए विश्राम के लिए एक लकड़ी का महल बनवा दिया। बंगाल से लौट के आ रहा है, दिल्ली जाना है अभी इसने, और रास्ते में इसको थकावट होगी, तो रास्ते में विश्राम करने के लिए किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए लकड़ी का महल बनवा दिया। और कहते हैं वो महल इसके ऊपर गिर गया और ये दबकर मर गया। और कोई इतिहासकार कहते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था इसको मारने के लिए। तो निजामुद्दीन औलिया की कहावत भी पूरी होगी। देखो जी, कहते गयासुद्दीन 1325 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले कि इसने खुसरो शाह
जो खिलजी वंश का था उसकी हत्या करके खुद राजा बना, यानी तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है जी। फिर इसने 1324 में मंगोलों को पराजित कर दिया। इसने नहरों का, इसको पिता कहा जाता है, नहर निर्माण का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है जी। और क्या किया, इसका जो बेटा था या भतीजा जो भी हम कहते हैं इसको, इसके नेतृत्व में 1324 में क्या इसने सुल्तान जो अपना क्या जीता था, हाँ जी, इसने क्या है तेलंगाना को जीता। किसके नेतृत्व में, जोना खां के नेतृत्व में। और जो बाद में क्या बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। उसका नाम क्या रखा गया, सुल्तानपुर रखा गया। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और ये आपका, इसकी हत्या कब होगी, 1325 में। कैसे हुई मैं आपको बता चुकी हूँ। और कहाँ पे हुई, यूपी के अफगानपुर में इसकी हत्या हो गई थी। आगे बढ़े, कहते गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार क्या हुए थे, मंगोलों के मंगोलों के आक्रमण हुआ था। और दाग और हुलिया प्रथा, आपको पता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी दाग और हुलिया प्रथा, सैनिक वेशभूषा, घोड़ों को दागने का सिस्टम, इसने भी वो क्या कंटिन्यू रखा वैसे ही। कहते प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी तथा प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने भी क्या कर दिया, लागू किया। नशक तथा गल्ला बटाई प्रथा, ये अंडरलाइन कर लो भाई, कई बार एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, बोलेंगे नशक या गल्ला बटाई प्रथा। बताइए भू राजस्व का तरीका था, ये किसने आरंभ किया था। गल्ला बटाई या नशक एक क्या था, भूमि से प्राप्त होने वाला टैक्स का एक रूप था। वो किसने चालू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने चालू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में क्या बसाया, तुगलकाबाद, अपने नाम से ही तुगलकाबाद इसने बसाया था। इस चीज़ को याद रखना, ये इसकी स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन इसके मतलब बनाया हुआ ये है तुगलकाबाद। आगे बढ़े, हाँ जी, फिर कौन बन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता है, लेकिन आपने हर चीज़ को क्या है, एक सीक्वेंस में बिठाना है, हमें पेपर क्लियर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। कहते 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। टाइम पीरियड 1351 तक ये रहेगा। ठीक है जी। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, जोना खां, ये इसी का नाम था। उसने 1351 तक क्या किया, शासन किया। उसका नाम भारतीय इतिहास में अपनी नई योजनाओं को बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वह बहुत ही पढ़ा लिखा था, किंतु अनुभव की इसको कमी थी। अनुभव की कमी के कारण उसकी सभी योजनाएं क्या होती रही, असफल होती रही। इसे कितनी भाषाओं का ज्ञान था, 23 भाषाओं का, 23 लैंग्वेजेस का इसको ज्ञान था। साथ ही इसको ज्योतिष, खगोल और मैथ का भी अच्छा विद्वान हुआ था, गणित का। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है जी। इतिहास, उसमें इसको इतिहास का ज्ञान, इसको ज्योतिष का ज्ञान, इसको गणित का भी ज्ञान था अच्छे से। मतलब देखो इतना विद्वान ये व्यक्ति था, लेकिन इसको क्या है, अनुभव की कमी कह लो या तकदीर साथ नहीं दिया ये कह लो। इसके साथ इसने करना अच्छा चाहा, लेकिन पिटाता रहा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहते इसके समय सल्तनत काल के विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से, विकास भी ज़्यादा हुआ और बिखराव भी तेजी से हुआ। कहते इसके साम्राज्य को 29 स्टेट्स में बांटा गया था। आपसे पूछेंगे, बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो साम्राज्य था कितनी स्टेट्स में, कितने प्रांतों में डिवाइडेड था, तो आप बताना कि 29 में डिवाइडेड था। उसके प्रत्येक योजना के कारण लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। वे सुल्तान के विरुद्ध होते चले गए। अब देखिए प्रजा क्या है, राजा से परेशान है। ये अपनी तरफ से अच्छा करने की चाह रहा है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रही। जनता इसके क्या हो गई, विरोधी हो गई। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सर्वाधिक पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कोई, उन्होंने क्या बोला, IH कुरैशी, उनका नाम क्या है, IH कुरैशी। उनका कहना है कि उसका वास्तविक स्थान प्रोफेसर की कुर्सी था, न कि दिल्ली का सिंहासन।
कि उसे एक टीचर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए था, ना कि सुल्तान होना चाहिए था। आगे बढ़े। हाँ जी, इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1325 से लेकर 1351, इसका क्या टाइम पीरियड है। इसी के अंदर 1336 में हरिहर व बुक्का ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। और ये जो आपका विजयनगर अंपायर है, ये भी मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंडर ही पड़ जाता है। ठीक है जी। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये अलग हुआ था। कब हुआ, 1336 ईस्वी में अलग हुआ था। और विजयनगर की स्थापना किसने कर दी, हरिहर बुक्का ने। क्योंकि जब राजा कमजोर पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई गवर्नर है, कोई सामंत है, अपने आप को आज़ाद मानना शुरू कर देते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हरिहर व बुक्का ने क्या किया, विजयनगर अंपायर की स्थापना कर ली अलग से, और दिल्ली सल्तनत से अपना क्या कर लिया, अलग कर लिया अपने आप को। कब किया, 1336 में। 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से अलग हो टूट कर क्या है, बामनी साम्राज्य है, बामनी बैमनी साम्राज्य जो भी है, इसने भी क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि राजा के प्रति जनता क्या थी, रुष्ट थी, अलग थी, विरोध कर रही थी, उसकी मानने को तैयार नहीं थी, मतलब दुखी थी उससे। अब इतना विरोध वो बेचारा सह रहा है, उसके क्या ऐसे लोग मौका तो का फायदा तो उठाएंगी। 1333 ईस्वी में मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा था। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो इब्न बतूता है वो किस शासक के या किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय पे भारत आया था। तो आप बताओगे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। और इसकी पुस्तक का नाम क्या, रहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता थे। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता यानी कि इसकी ज्ञानता से इतना खुश हुआ और उसे दिल्ली का क्या कर दिया, काजी, जज बना दिया इसको। किसको, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से, ठीक है जी, अफ्रीका से, ठीक है जी। और इसने क्या कर दिया, रहला नामक पुस्तक लिखी, और हाँ जी, रहला नामक पुस्तक लिखी, और इसकी विद्वता से यानी कि इसकी ज्ञान से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना जज नियुक्त कर लिया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है भाई। ये राजाओं के ना बड़े चोचले हैं, मतलब देखो, राजा, उसकी राजधानी बता दो, ठीक है जी। फिर पूछेंगे उसके दरबार में कवि कौन सा था, राइटर कौन सा था, फलाना ढिमकाना कौन सा था, ये बताओ। उसने कौन कौन सी चीज़ें बनाई, ये बताओ। उसके दरबार में कौन आया था यात्री, ये क्वेश्चन आते हैं। और इनके युद्ध वगैरह हो गए, ये ही क्वेश्चन हमें अड़ाते हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर डाटा के शॉर्ट नोट बना लो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये आया, फिर अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लो, बस हो जाएगा। हो जाता है, मैंने देखा है, क्यों नहीं होता, हो जाएगा। आगे है, हाँ, इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग, जो पोस्टल सिस्टम है, वो क्या किया था, शुरू किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्योहार अपने दरबार में मनाता था। ये मतलब कि इसका क्वेश्चन ऐसा आता होता है कि वह कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने हिंदुओं का त्यौहार होली त्यौहार मनाता था, तो आपने ये बताना है। और एक और आएगा मुगल वंश का राखी का त्यौहार, हुमायूं, जो हिंदुओं का त्यौहार है, राखी मनाता था। आपको आगे जब मुगल वंश कराऊंगी तब भी आएगा ये। तो ये होली का त्यौहार। फिर आपको एक क्वेश्चन है, नवरोज त्यौहार किसने चालू किया था, बलबन ने चालू किया था। तो कुछ ऐसी बातों से आप सीक्वेंस बना लिया करो भी, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है, सेम ऐसा क्वेश्चन उसके टाइम पे भी पूछा गया है। आगे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुगन हो चुका है, बीमार हो चुका है, गलतियां खुद कर रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बुदायूं का कहना था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी प्रजा से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया, मौत पे। ठीक है जी, किसने, बुदायूं ने। अब देखिए, जनता राजा से दुखी, राजा जनता से दुखी मानने को तैयार नहीं है, उसकी मौत होगी, जनता भी सुखी, राजा भी सुखी। ठीक है,
कहते हैं इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता है। रक्त पिपासु होता है रक्त को चूसने वाला, खून पीने वाला। खून ही पिया था जब इसने दौलताबाद शिफ्ट की थी अपनी राजधानी। कभी कुछ नौटंकी कर रहा, कभी कुछ नौटंकी। आगे बताती हूँ, देखना जरा, आगे देखते हैं। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख प्रशासनिक योजनाएं, बेचारे ने नाम तो अच्छा दिया, प्रशासनिक योजनाएं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला कांड इसने किया राजधानी का परिवर्तन करना, राजधानी शिफ्ट करना। देखिए कई इतिहासकार कहते हैं ये मंगोलों के डर से दक्षिण भारत की तरफ चला गया था। कुछ कहते हैं कि ये अच्छा था, पढ़ा लिखा था, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए नीचे गया था, मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहता था। पता नहीं क्या है, नौटंकी इसकी पूरी थी। और मानना यही है कि ये मंगोलों से डरता था, क्योंकि इसके बाबूजी के समय पे गयासुद्दीन तुगलक के समय 29 बार आक्रमण हुए थे मंगोलों के, और मंगोलों से ये डरता भी था। कहते, और टाइम पीरियड याद रखो, सब गीत गाते हैं, राजधानी परिवर्तन कर दी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी, दिल्ली से देवगिरी कर ली, ये कर लिया। लेकिन कब किया ये भी तो पता होना चाहिए। 1327 से 1329, 2 साल का 3 साल का टाइम लग गया था। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य काफी विशाल था, इसलिए उसने किसी ऐसे स्थान को राजधानी बनाने का निर्णय लिया जो केंद्र में स्थित हो। इन कारणों से सुल्तान ने 1327 से लेकर 29 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपने साम्राज्य में अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया। कब की घटना, 1327 से 1369। और इसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि जब ये मुंह उठा के लेके जा रहा था दिल्ली से, लोगों को जाओ भी चलो, कहते ऐसे ही इतनी बुरी हालत हो गई थी, लोगों के हड्डियां पहुंची थी वहां पे घिसटते, और कहते एक बिल्ली तक भी नहीं बची पाई थी, और बहुत लोगों के रास्ते में ही मौत हो जाती है। ऐसा खाक राजा है जो अपनी जनता को नहीं संभाल सका। आगे देखिए, सांकेतिक मुद्रा, और एक इसने जो सिक्का चलाया था, कहते 1330 से 1332 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को चालू करना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का, कई जगह पे आपको तांबा में मिलेगा भी, तांबा कह लो, कांसा मिल को, ये इस तरह के सिक्के इसने चलाए थे। कई बुक्स में कांसा लिखा हुआ है, कई बुक्स में तांबा भी लिखा हुआ है। चलाने का निर्णय किया, जिसका मूल्य किसके बराबर था, चांदी के टंके के बराबर था। इसलिए सुल्तान ने चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के या फिर तांबे के सिक्का जारी कर दिया। कहते हैं इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया, परंतु लोगों ने भारी संख्या में नकली बर्तनों से बर्तन तोड़ के सिक्के बना लिए अपनों ने, और मूल्य दाम कितना, उसके बदले में चीज उतनी मिलेगी जितना एक चांदी का सिक्का दे के सामान मिलता था। तो बड़ी लूट खसोरी होनी शुरू होगी। फिर आगे देखो, बड़ा कारनामा है इसका। कहते इस कारण व्यापार को भारी क्या लगी, क्षति पहुंची। परिणाम स्वरूप दिल्ली ने कांसे के सिक्कों को, तांबे या कांसे जो भी लिखना, वापस लेने तथा बदले में चांदी के सिक्के देने की घोषणा कर दी। मूर्खता के ऊपर एक और मूर्खता, क्या बोला, बड़ी घटना वापर गई है, ये तो गलत हो गया है। लोग अपने घरों में बर्तनों के, बाल्टियों के, घर में प्लेटों तोड़ के सिक्के बनाए जा रहे हैं। ऐसे करो, वापस लाओ इनको मेरे पास, और मैं क्या करता हूँ, इसके बदले तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगे। राजकोष खाली कर दिया बेवकूफ ने। ठीक है जी, तो ये गलती के ऊपर गलती करता जा रहा था। आगे बढ़े, घटना कब की है, 1330 से लेके 1332 की। आगे है दोआब पे कर। पहले दोआब को समझो, दोआब क्या है। दो मतलब टू, दो। आब मतलब फारसी भाषा का शब्द है पानी। दो जो वाटर बॉडीज के बीच की जो लैंड होती है उसे बोलते हैं दोआब। ठीक है जी। कहते हैं सुल्तान ने दोआब जैसे उपजाऊ प्रदेश पर कर वृद्धि का निर्णय लिया, परंतु सुल्तान ने यह निर्णय गलत समय पे लिया। उस समय दोआब में वर्षा न होने पर फसल की उपज बहुत ही कम थी। किसान कर न देने पर क्या थे, विवश थे। तुगलक के अधिकारियों ने कर न देने वाले किसानों पर भारी अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। बेवकूफ ने कर बढ़ाया उस टाइम पे जब किसान पहले मरे पड़े हैं। ठीक है जी। और वहां पे जब उनको अपने अधिकारियों को बोल दे जो कर नहीं देता ना, मारो पीटो अत्याचार करो, जनता विरोध ही करेगी इसका, और क्या करेगी, विद्रोही होंगे इसके टाइम पे। कब की बात है, 1330 की। फिर इसको लगा, हाय मैंने गलती कर दी रे, मैं कुछ करूं इसने किया। फिर इसने भूमि कृषि सुधार के लिए कुछ योजना बनाए। कहते मोहम्मद बिन तुगलक उसर भूमि
को योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना, ऊसर यानी बंजर भूमि, बंजर भूमि पे इसने क्या एक्सपेरिमेंट शुरू करना कर दिया कि मैं इसको क्या करूंगा, योग्य बनाऊंगा कृषि की और अच्छी फसल पैदा होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने दीवाने कोही नामक कृषि डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम क्या था, दीवाने कोही था, और ये भी बुरी तरह से पिट गया था इसका। कहते परंतु सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह से क्या रही, असफल रही। इसका कारण यह था कि यह योजना को 3 वर्षों के पश्चात ही क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। इसका मतलब कि 3 वर्षों के बाद देखा कि फसल ना कोई उपज हो रही है, ना कोई ढंग से कुछ हो रहा है, छोड़ो इसको, बस छोड़ दिया। आगे है खुरासान विजय की योजना। इसने एक कांड किया था, ये इसने फिर सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूं दुनिया में, कुछ अच्छा करके दिखाऊं कि लोग मुझसे खुश हो जाएं, कुछ अच्छा करके दिखाता हूं। तो इसने क्या सोचा, मैं क्या करता हूं, ईरान को, खुरासान मतलब ईरान को जीतता हूं, इससे मेरा साम्राज्य विस्तार भी होगा और मेरी आय भी बढ़ जाएगी। सोच तो बड़ी अच्छी रखी। इसने क्या कर दिया, सैनिक तैयार कर लिए लगभग 3 लाख के करीब, विशेष सैनिक, उनको अच्छा रोटी खाना पाना, उनको कपड़ा, उनको हथियार, उनको अपनी सैलरी वगैरह दिए जा रहा है, बड़ी ट्रेनिंग चल रही है बड़े ज़बरदस्त ढंग से। इतना खर्च कर दिया उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। कहते मोहम्मद बिन तुगलक अपने भारतीय राज्य से संतुष्ट नहीं था, वह विदेशी राज्यों पर अधिकार करके महान साम्राज्यवादी बनना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सर्वप्रथम खुरासान यानी ईरान को विजित करने की योजना बनाई। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशेष सेना बनाई। इस सेना को निरंतर 1 वर्ष तक, 1 साल तक खाओ पियो ठाट करो, तुम्हारी घर वालों को सैलरी जाती रहेगी, आराम से फिर खर्चा करता रहा। इसके प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में और शस्त्रों पर, हथियारों पर भी क्या है, उसने काफ़ी खर्च कर दिया। परंतु 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान ने 1333 ईस्वी में खुरासान की विजय का विचार क्या कर दिया, छोड़ दिया। अरे छोड़ो रे, नहीं करना, रातों रात कभी कुछ, ये भी क्या है, भूल साबित है। राजकोष खाली पहले पड़ा है और ये नोटंकी पे नोटंकी किए जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कब की घटना है, 1332 और 1333 की है। ठीक है जी, याद रखना। फिर कराचिल अभियान, कुल्लू वाला ऊपर की साइड, वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, उसकी सुनो ध्यान से। कहते सुल्तान ने 1333 ईस्वी में कराचिल कुल्लू पर विजय प्राप्ति की योजना बनाई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1 लाख विशाल सेना, 1 लाख, और वहाँ पे खुरासान के लिए 3 लाख थी। उसने विशाल सेना खुसरो मलिक के नेतृत्व में भेजी। लीड कौन कर रहा था, सेनापति खुसरो मलिक। उसको भेज दिया कि 1 लाख सैनिक ले, तू जा और कुल्लू को, कराचिल को जीत कर आ। कब की बात है, 1333 की बात है। कहते इस शाही सेना को आरंभ में कुछ सफलता मिली। पहले तो ये जो तुगलक की सेना है, इसको क्या मिलती रही, सफलता मिली। परंतु वर्षा ऋतु आरंभ होने से जाने से सेना में बीमारी फैल गई। अब ये यहाँ के दिल्ली के रहने वाले जो सैनिक है, वहाँ पे जाके युद्ध करेंगे, एक टाइम पीरियड तो देखो ना, वहाँ पे वर्षा हो जाती है, सारे सैनिक बीमार पड़ जाते, जुकाम बुखार सब कुछ शुरू हो जाता है उनको। और उसके लौटने का मार्ग है, आपको पता, वो भी बंद हो गया, रास्ता बंद हो जाते हैं, बर्फ से ढक वगैरह गए रास्ते। ऐसी स्थिति में जो कराचील यानी कुल्लू के जो शासक था, उसकी जो सेना थी, उसने बड़ी मार मारी इसके सैनिकों को। ठीक है जी, सुल्तान के सैनिकों को भारी क्षति पहुंची और कहा जाता है 1 लाख सैनिकों में से केवल 2-3 सैनिक ही वापस बच के आए थे। ये तो इसके हाल है ना। तो पढ़ा लिखा मूर्ख ही बोलेंगे यह योजना भी क्या हो गई, विफल हो गई। आगे बढ़े। हाँ जी, कहते हैं अंतिम मंगोल आक्रमण, जो मंगोलों का अंतिम आक्रमण होता है वो इसके समय पे ही होता है। सुनो ध्यान से। कहते हैं तरमासिरीन 1326 से 1327 ईस्वी में इसने क्या किया, आक्रमण किया था। अंतिम मंगोल शासक था। इस जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी व राजशेखर को अपने दरबार में क्या किया, स्वागत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा का क्या किया था, रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा वैसे रोकी किसने थी, अकबर के टाइम पे, है ना। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण
1326 से लेकर 1327 ईस्वी के क्या नेतृत्व हुआ था। तरमाशीन के नेतृत्व में मंगोल सिंधु नदी तक क्या सिंधु तक आ गए थे, सिंध तक आ गए थे। उसका एक दल दिल्ली से कितना 65 किलोमीटर की दूरी पर था। अंतिम मंगोल आक्रमणकारी यहाँ पे भारत में कौन था? तरमाशीन, तरमाशीन, ठीक है, याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे था। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल मंगोलों को न केवल मंगोलों को परास्त किया बल्कि कलानौर पे भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यहाँ पे इसने थोड़ी बहादुरी दिखाई, मंगोलों को क्या है, कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे क्या कर इसने हराया था, और कलानौर को भी इसने क्या कर लिया? जीत लिया। और कुछ समय तक उसका क्या है? वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। कहते हैं इसका जो वर्चस्व है वाही वर्चस्व मतलब वाही कहाँ तक फैल गई? पेशावर तक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली को मनाया था, बता चुकी हूँ आपको पहले भी, ठीक है जी। आगे है दिल्ली सल्तनत का मतलब पतन इसके टाइम पे हुआ और विघटन हुआ। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में क्या लगातार विद्रोह होने शुरू हो गए। आप हसन गंगू को ही देख लो, है ना, उसने अपना बामनी साम्राज्य बना लिया 1347 में, हरिहर बुक्का, है ना, विजयनगरम पर 1336 में बना लिया। तो विद्रोहों का इसको सामना करना पड़ा। साम्राज्य के विभिन्न भागों जैसे बंगाल, मावर, तमिलनाडु यानी कि वारंगल, कार्पोली यानी कर्नाटका, पश्चिमी बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहता है। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मौत कहाँ पे होती है? सिंध में होती है, ठीक है जी। इसकी मौत कब होती है? 1351 में सिंध में होती है। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक आसीन होता है। तुगलक वंश में हमें 3 शासक पढ़ने हैं। टोटल कितने हैं? 9 हैं, जिसमें से हमें 3 डिटेल में पढ़ने, बाकियों की सिर्फ नाम ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। किसके बाद कौन बना, किसके बाद कौन बना, आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। और कौन कौन से? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इस खानदान में थोड़ा सा सियाना ये बच्चा था, कौन? फिरोज शाह तुगलक। सुनो ध्यान से, कहते फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासन पीरियड रहता है, ठीक है जी। याद रखना आपने, फिरोज शाह तुगलक क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का, जो चाचा रजब का पुत्र था, रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था। ये जो है ना इधर भटिंडा की साइड से वहाँ पे। और कोई कहता सुनार थी इसकी माता, पता नहीं भाई, भगवान जाने क्या है। कोई कहता है इसकी माता, फिरोज शाह तुगलक की माता सुनार थी, हिंदू थी, और यहाँ पे कहा राजपूत थी। अब पता नहीं क्या है, जो भी है, कई बुक्स में क्या दे रखा, कई बुक्स में क्या। आगे सुनो, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब होता? 1309 ईस्वी में हुआ था। यह जोना खां का यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसकी माता सोनार थी। अब यहाँ पे आपको 2 बुक्स में मैंने देखा था, एक में सोनार थी, मैंने कहा सोचा दोनों बता दूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे, एग्जाम में जो आए फिट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे पता होना चाहिए। कहते अंत इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया? जजिया कर लगा दिया। इसको ये डर था कि अगर मैं शासक बनता हूँ तो मेरी माता हिंदू है और लोग कहेंगे अच्छा ये हिंदू शासक है, ये अब हिंदुओं की फेवर करेगा और ये ना मुसलमानों के वो करेगा। मतलब दिमाग में प्रजा को अपनी तरफ खींचना था इसने, तो इसने क्या कर दिया? ब्राह्मणों पे भी क्या लगा दिया? जजिया लगा दिया। इस चीज को आपने याद रखना है। आगे देखते हैं, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1351 में हुआ। इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली उठा के ले आया। जब मैंने वो करवाया था ना, अशोक करवाया था आपको मौर्य काल में, तब भी ये बताया था कि फिरोज शाह तुगलक वो शासक था कि अशोक का अभिलेख दिल्ली हरियाणा के टोपरा से उठा लिया, इसने ले गया कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है जी। और इसने यूपी के मेरठ से भी एक उठाया, कहाँ पे ले गया? दिल्ली ले गया। तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। तुगलकाबाद किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। आगे बढ़े, हाँ जी, इसके आगे देखो, कहते हैं इसने अलग से निर्माण विभाग बनाया था और 300 से अधिक नगर क्या है? शहर इसने बसाए थे। इसने बहुत सारे क्या है शहर बसाए थे, जिसमें मेन कौन सा है? जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि।
इसने 1200 से अधिक फलों के बाग भी बगीचे लगवाए ताकि फलों की क्या हो सके, गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नहरों का जनक किसको बोलते हैं? गियासुद्दीन तुगलक को बोलते हैं। समझ में आ गया? गाजी मलिक, गियासुद्दीन तुगलक, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, उसने नहरों का निर्माण करने का काम दिल्ली सल्तनत में पहली बार उसने किया था और बहुत ज्यादा लेवल पे फैला दी। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसी के समय पे ही सिंचाई कर टैक्स लेना आरंभ किया गया था। भी सिंचाई करोगे ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो किसान सरकारी नहर से, अब नहरें इसने बनवाई हैं तो टैक्स तो लेगा ही, सरकारी नहरों से खेती करता था, उसे हक ए शर्ब, शर्ब वो नामक क्या है, कर देना पड़ेगा कि भाई मैंने नहरें बनवाई हैं, आप इन नहरों से पानी अगर लोगे अपने खेतों के लिए तो आपको एक किस्म का टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम क्या है? हक ए शर्ब। हक ए शर्ब, 2-3 बार बोल के देखो, हक ए शर्ब। ठीक है, हो जाएगा। जो कुल उपज का कितना था? 10% हुआ करता था। ठीक है जी, आपको ये रखना, 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास थे, 1,80,000। सबसे ज्यादा गुलाम इसके दरबार में थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, जिसे क्या बोलते हैं? दीवान ए बंदगान। क्या बोलते हैं? दीवान ए बंदगान। याद कैसे करें? बंदगान। गुलाम को क्या रखा जाता? बंद करके ही। ठीक है, दीवान ए बंदगान एक डिपार्टमेंट इसने बनाया था। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। ठीक है जी, गरीब असहाय अनाथ की सहायता के लिए इसने अलग से विभाग बनाया, दीवान ए खैरात। खैरात मतलब भीख वगैरह जैसे देते ना, कोई मिल दान में देनी होती, खैरात में, और दान में, खैरात भीख बोल दिया, दान में, खैरात होता है दान में, दान में मिली हुई कुछ चीज है ना। तो इसने असहाय गरीब अनाथ लोगों को क्या है, उनकी हेल्प करने के लिए दीवाने खैरात नामक एक विभाग बनाया। इसने एक और काम भी किया था, फ्री में अस्पताल बनवाए थे, वहाँ से दवाइयाँ आप फ्री ले सकते हो। उसे बोलते दर उल सफ़ा, दारुल सफ़ा, दर उल सफ़ा, आप याद करना, वहाँ पे दवा दारू मिलती थी, बस याद कर लेना। ठीक है, इसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। वेरी गुड भाई। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय का भी एक विभाग बनाया कि सारे धर्म के आपस में मिलजुल के रहने लगे, ऐसा कोई डिपार्टमेंट इसने बनाया। एक अनुवाद, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर, अच्छा क्या कहते हैं सुनो, एक अनुवाद नहीं, काटो इसको, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट ऐसे याद रखना, जैसे मान लो आपसे पूछते ना कि सेकंड अशोक किसे कहते हैं। अशोक याद है मौर्य वंश का जो मैंने करवाया था, तो आपको एक सिंबॉलिक वर्ड पे पूछा जाता है कि बताइए सेकंड अशोक किसको बोलते हैं? हर्षवर्धन को बोलते हैं। आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का अकबर बताओ किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का काली मतलब उसको क्या शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं। मैकियावली किसको बोलते हैं? मतलब चाणक्य को बोलते हैं। तो ऐसी बातों को आपने फिट करना भी, अच्छा सिंबॉलिक वर्ड रखे गए हैं ऐसी इस चीज को देखते हुए। आगे है, जौनपुर को सिराज ए हिंद, जौनपुर शहर बसाया था ना किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 300 से ज़्यादा शहर बसाए, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, है ना। उसमें से जो जौनपुर था ना, उसे सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। अधिक धन खर्च किया गया था, इसने क्या बहुत सारे खर्च किए थे अलग अलग कामों के लिए। इसी के समय पे भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का काम शुरू हुआ था। ठीक है जी, इसके द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे, कौन सा? अद्दा व विख, अद्दा व विख, अद्दा और विख नामक 2 सिक्के चलाए थे। और सिक्कों में क्या था? आधी जीतल होती थी और चौथाई जीतल के नाम पर मतलब इसके नाम उल्लेखनीय है। आधी जीतल, जिसमें आधी जीतल एवं चौथाई जीतल के नाम भी उल्लेखनीय है। मतलब ऐसे सिक्के चलाए थे जिसमें जीतल का उपयोग करता था। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, छोड़ दो इसको। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है जी,
फिरोज शाह कोटला जो आप कहते हैं ना, इसको दुर्ग बनवाया, इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य किए गए थे। इसने बहुत सारे सिंचाई वाले काम जो खेतों में चाहिए पानी के लिए, उसका निर्माण, लोक निर्माण जैसे दारुल सफ़ा हो गया, है ना, डिपार्टमेंट बनाए इसने, खैरात वाला डिपार्टमेंट बनाया, और भत्ता, रोजगारी, बेरोजगारी भत्ता दिया इसने। लोक निर्माण, लोगों की भलाई वाले काम इसने किए। दीवाने खैरात, मैंने अभी बताया, फिरोज तुगलक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उद्देश्य से दीवाने खैरात विभाग की क्या की, स्थापना की। इस विभाग के 2 उप विभाग भी थे, ठीक है जी, जिसमें से एक क्या था, रोजगार विभाग। इसके अंडर 2 थे दीवाने खैरात के, एक क्या था, रोजगार विभाग था। इस दफ्तर में राज्य के सभी बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज किए जाते थे तथा उन्हें योग्यता अनुसार क्या दिया जाता था, काम दिया जाता था। सुल्तान इतना दयालु था कि वह बेरोजगार लोगों के लिए नए नए पदों की क्या है, व्यवस्था करता था। आगे है इसने, और दूसरा विभाग इसने बनाया था मुस्लिम लड़कियों की शादी करने के लिए। मुस्लिम लड़कियों की शादी करने का एक डिपार्टमेंट इसने बनाया था, किसके अंडर, दीवाने खैरात के अंदर। दीवाने खैरात के अंदर 2 डिपार्टमेंट थे, एक तो बेरोजगारों वालों की रोजगार विभाग, एक शादी वाला डिपार्टमेंट, जिसमें गरीब मुस्लिम कन्याओं की शादी के लिए क्या है, प्रावधान था, शादी करवाई जाती थी उनके। आगे हैं, इस प्रकार इस विभाग द्वारा विधवाओं व असहाय लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। दारुल सफ़ा, फिरोज तुगलक बहुत दयावान शासक था। उसने गरीब रोगियों की निःशुल्क देखरेख के लिए दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल बनाया। शिक्षा तथा साहित्य, एजुकेशन के में भी काम किया इसने। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी शिक्षा साहित्य की प्रगति के लिए कई प्रयत्न किए। उसने राज्य भर में बहुत से मदरसे बनवाए थे, मदरसे जहाँ पे बच्चों को मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। उसके काल में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही, ये बुक का नाम लिख लो भी, इसको ऑन कर लो, स्टार लगा लो, ये आता होता है क्वेश्चन। जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक का लेखक है, और सुल्तान के नाम पे इसने लिखी थी ये पुस्तक। आगे बढ़े, हाँ जी, इसी के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का बनाया गया था। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना शुरू हुआ था। इसी के द्वारा फतूहात फिरोज शाही पुस्तक लिखी गई। पहले आपने जियाउद्दीन बर्नी की पढ़ी, उस नाम का पढ़ा, फिरोज शाही जो बुक है जियाउद्दीन बर्नी की, और यहाँ पे इसने खुद लिखी फतूहात ए फिरोज शाही। इसी के समय पे सैन्य पदों को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, और 1388 में इसकी क्या हो गई, मौत हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक क्या है, जियाउद्दीन बर्नी नामक विद्वान रहते थे, जिसने फतवा ए जहादरी, तारीख़ फिरोज शाही, जो मैं भूल रही थी अभी नाम, वो वाला पुस्तक की रचना की। आगे है नासरुद्दीन महमूद, ये अंतिम, नासरुद्दीन महमूद अंतिम वाला, ये पढ़ेंगे सीधा। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद डायरेक्ट हम कौन सा, अंतिम वाला। जो बीच वाले हैं ना, उनकी सिर्फ नाम पढ़ लेना, सीक्वेंस में पता होना चाहिए बस, और ज़्यादा कोई खास बात नहीं है उनकी। नासरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक इतना छोटा हो गया, दिल्ली से पालमपुर तक, बस पालम तक इतना छोटा हो गया था, लोग इससे आज़ाद होते जा रहे थे। इसी के समय पे मतलब इसका एक पंजाब का सूबेदार था, उसका नाम था खिजर खां। कुछ कहानी कोरिलेट कर पा रहे हो, खिजर खां, नाम बोलो, खिजर खां। कौन सूबेदार था पंजाब का, अंतिम शासक कौन था, नासरुद्दीन, ठीक है, उसके समय की बात है। कहते इसके पंजाब का सूबेदार खिजर खां ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। 1398 ईस्वी में ये मिशोल, ये मंगोल है, मंगोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। कौन, नासरुद्दीन,
नासिरुद्दीन क्या है, दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। फिर तैमूर लंग क्या बोलता है कि पंजाब के सूबेदार खिजर खां, तू ऐसे कर, दिल्ली का क्या बन जा, सूबेदार बन जा, तू क्या बन जा, सूबेदार बन जा। बात समझ रहे हो। और कहा यह भी जाता है कि पंजाब का सूबेदार खिजर खां है ना, इसी ने ही इनविटेशन दिया था इसको कि तू आ और यहां पर क्या कर, आक्रमण कर। ठीक है जी। और इसने क्या कर दिया, जीत लिया उसको, नसरुद्दीन भाग गया और इसको खिजर खां को क्या बोला, देख मैं हूं शासक यहाँ का, ठीक है, तू मेरा गवर्नर बन के बैठ जा। ठीक है, खिजर खां को बना के चला जाता है। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का क्या हो गया, अंत हो जाता है। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद खत्म। 1414 ईस्वी में खिजर खां ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। सबसे ज्यादा जो लंबा समय किसने बिताया, तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा समय बिताने वाला कौन था, तुगलक वंश था। इसी के समय पे जो मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा हुआ करता था। ठीक है जी, इस चीज को याद रखना है। आगे इनकी, ये तो हमारे वंशों की बात होगी, इनके राजाओं के नाम हो गए। अब थोड़ा इनका देख लेते हैं हम, इनके जो स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तुगलकाबाद मैंने बता ही दिया आपको। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास ऊंची पहाड़ियों पर इसका निर्माण कराया। पिक्चर आप देख सकते हो। इसने इसमें एक दुर्ग 56 कोट का क्या निर्माण करवाया था। नगर में प्रवेश के लिए 52 दरवाजे बनवाए थे। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक। फिर आदिलाबाद का किला, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था जी। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये तुगलकाबाद के समीप ही है। तुगलकाबाद इसके बाबूजी ने बसाया, आदिलाबाद का किला और इसके पास इसके बेटे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने बना दिया। यहाँ पर आगे बढ़े। बाराखंबा, ये पिक्चर आप देख सकते हो, बाराखंबा की है। कहते हैं यह भी किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाराखंबा स्मारक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित एक मकबरा है। ये क्या है, एक मकबरा है। यह तुगलक कालीन धर्मनिरपेक्ष इमारतों में से विशिष्ट है जो आवास हेतु प्रयोग की जाती थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता सुरक्षा एवं गुप्त निवास है। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा और गुप्त निवास है, मंगोलों के डर से बैठ जाता होगा इसके अंदर। आगे है जहांपना नगर। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी और राय पिथौरा के मध्य करवाया था। सुल्तान एक ऐसे नगर की स्थापना करना चाहता था जो भारी आक्रमणों से क्या करे, सुरक्षित रहे और वहां की जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ जहांपना नगर किसने बसाया, तो आप क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है जी। बाराखंबा किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपने ये याद रखना है। फिर है कुशक ए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नाम सुनते ही फिरोज शाह तुगलक सोच लिया करो। कहते फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित इस भवन में विशाल दीवारें, स्तंभ है। इसके निकट ही 3 जलाशय हैं। इसके जो प्राप्त भवनावशेषों में एक जामा मस्जिद के अवशेष मिले हैं जिसमें लगभग 1354 ईस्वी में बनाया गया था। कहते कुशक ए फिरोजाबाद वास्तव में धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से निर्मित क्या एक भवनों का समूह है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुशक ए शिकार, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया यह भवन शिकार आखेट से ही संबंधित था। सुल्तान इसे शाहनुमा कहकर पुकारता था। शिकार संबंधी, अभी शिकार मार मुर के लाए, यहाँ पे इकट्ठे योजना बनाए, यहाँ पे लेके आ गए। आगे है फिरोज शाह कोटला। देखो, अच्छा एक रह गया, इसके सामने मेरठ से लाया गया दिल्ली जो लाया गया स्तंभ गड़वाया था। मेरठ से उठा के लाया था ना ये टोपरा वाला। आगे है फिरोज शाह कोटला, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी। कहते फिरोज तुगलक ने दिल्ली में शाहजहानाबाद से
दुगने क्षेत्रफल के क्या है फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इसकी 4 दीवारी के अंदर अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। प्रवेश हेतु द्वार पश्चिम में बना है, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी। अंबाला के टोपरा गांव से अशोक का स्तंभ उठाकर इस दुर्ग में स्थापित करवाया था। इस दुर्ग में जामा मस्जिद इतनी विशाल थी कि 10,000 व्यक्ति एक साथ क्या नमाज पढ़ सकते थे। इसमें कुछ अन्य इमारतें बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद, दरगाह शाह आलम, जहांपना नगर में खिड़की आदि मस्जिद आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये इसकी जो स्थापत्य कला है इसकी है फिरोज शाह तुगलक की। दुर्ग के अंदर 2 मंजिली इमारत के अवशेष मिले हैं जो संभवतः विद्यालय के रूप में क्या है प्रयोग होती होगी। आगे देखते हैं, ये है जी फिरोज शाह कोटला का जो जिसमें आपका ये इसने फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। 10,000 लोग इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं इसके अंदर, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये वो है लोग जो नमाज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।